इसके देश उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख थोड़ा होती है, कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी। तो हमारी आंख, हमारा सबसे बड़ी गलतफहमी हमें है कि हमारी आंख है। हमारा नजरिया नहीं होता है। हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है और वो बहुत थोड़ा सा जीरो के आसपास ही होता है, मतलब शायद थोड़ा सा जीरो से। फिर आपको उड़ता हुआ आदमी भी दिखता है, खुद भी उड़ता हुआ लगता है, फील होता है कि उड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे जोक्स आते हैं कि एक आदमी शराब पी के नाले में गिर गया, तो वहां एक एनिमल कोई था, उसकी पूंछ पकड़ ली और बोल रहा है कि पप्पू की माँ आज तुमने चोटी नहीं की, चोटी की है। ऐसा भी तो होता है, उसको तो एग्जैक्टली लग रहा है कि वो अपने घर में है, लेकिन वो है तो दूसरे के घर में, कीचड़ में है, जिनका घर वो है वहां वो है। तो अगर हम मान लें कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे, पर प्रत्यक्ष में भी तो धोखा हो सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात को देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मेरे हाथ में काला पेन है कि नहीं है? जादू नहीं हो रहा है, फिलोसफी क्लास है ना? हाँ तो है। अब ये कैसे पता लगा आपको? जैसे मान लेते हैं कि ये है ब्लैक पेन, बीपी से ब्लैक पेन ही समझना है, ठीक है? तो बल्ब का प्रकाश यहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में गया, यही तरीका है ना? तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आंख है। आंख जैसी लग रही है आपको? ठीक है, आंख में चला गया। आंख को एक इनपुट मिला, आंख ने वो इनपुट आगे जाके माइंड को दिया, मस्तिष्क को दिया, जो दिमाग है, ब्रेन है, उसको भेजा। यही तरीका होता है। मस्तिष्क के पास क्या है कि बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, कलर्स की बनी हुई हैं, चीजों की बनी हुई हैं, और उसने अलग अलग कैटेगरी पे अप्लाई करके निकाला कि ये पेन है और ये ब्लैक है, और इनको जोड़ के बोला कि दिस इज ए ब्लैक पेन। आपको बता दिया। ये सब इतना फास्ट हुआ कि आपको पता नहीं चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। जैसे पंखा चलते हुए लगता है कि है ही नहीं पंख, लेकिन पंख तो है ना? तो प्रोसेस बहुत फास्ट है, तो प्रोसेस नजर नहीं आता हमें, लेकिन प्रोसेस तो है उसके पीछे। तो जैसे मैंने आपको पेन दिखाया, आपके अंदर ये सब कुछ हुआ, इनपुट आया, इनपुट दिमाग के पास गया, दिमाग ने उसका कंक्लूजन निकाला, और आपने उसके बाद कहा काला पेन है। ऐसे ही हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें 3 जगह खतरा हो सकता है। पहला, हो सकता है कि ये प्रकाश की किरण एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन लेके ना गई हो जो बाहर थी। आपको केवल बताने की ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। आपको ये बताने की ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है कि प्रकाश की किरण ने उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया हो या घटा दिया हो, डिस्टॉर्शन कर दिया हो सकता है। फिर यह भी हो सकता है कि आंख ने जो इनपुट लिया और जो आउटपुट भेजा, उसमें आंख ने कुछ चेंज कर दिया हो। हमारी सेंसेस एग्जैक्टली वही आगे भेजेंगी जो उनको मिला था। कैसे मान लें? वरना भ्रम क्यों होते, वरना इल्यूशंस क्यों होते। तीसरा यह भी हो सकता है कि माइंड जो है, माइंड के पास जो कैटेगरीज पहले से बनी हुई है, उन कैटेगरीज में कुछ लोचा हो, कुछ गड़बड़ हो, वहां कोई एरर हो जाए निष्कर्ष निकालने में। इसीलिए एक छोटी सी गाय देख के कई बार लगता है कि बहुत मोटा कुत्ता आ रहा है, बहुत मोटा कुत्ता देख के दूर से लगता है छोटी सी गाय आ रही है, भैंस आ रही है। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा होता ही है हमारे साथ। कोई मोटा सा गधा हो मान लीजिए, दूर से आ रहा हो, तो आप तो बर्तन ले लेंगे हाथ में कि गाय है तो दूध लेके आऊंगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि भ्रम इसलिए तो होता है ना कि या तो यहां गड़बड़ हुई या यहां हुई या यहां हुई। अगर इस बात को मान ले तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो कुछ भी देखते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हो। तो फिर कैसे मान लें कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो सही है? और फिलोसफी तो इस लेवल पर जाके बात करता है, साइंस उस लेवल पर बात नहीं करता। साइंस का एक सिस्टम बना हुआ है, फिलोसफी उस सिस्टम के भी पीछे चला जाता है। यह साइंस पूरा इस बात पर टिका है कि दुनिया में कार्य कारण नियम काम करता है, कॉजेशन प्रिंसिपल काम करता है। हर कार्य का एक कारण होता है। यह प्रिंसिपल साइंस के लिए एक्सियोम है। एक्सियोम का मतलब एक मूलभूत निष्कर्ष है जिस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। फिलोसफी इस पर भी सवाल खड़ा करता है कि कैसे मान लें कि कार्य कारण नियम एग्जिस्ट करता ही करता है। और इस पर तो कुछ लोगों ने इतने, मतलब भारत में न्याय दर्शन ने इस पर खूब काम किया, कई दर्शनों ने काम किया, बौद्ध ने बहुत काम किया, पश्चिम में ह्यूम नाम के दार्शनिक ने सवाल खड़ा कर दिया इस पर। उसने कहा हर कार्य के पीछे कारण होता है, ये सिर्फ एक इंडक्टिव आर्गुमेंट है जिसकी लेजिटिमेसी इतनी ही है जैसे आपने 100 कबूतर देखे काले से, आपने कहा कबूतर काला होता है। जिस दिन एक सफेद देखेगा सब बर्बाद हो जाएगा। इतनी ही लेजिटिमेसी है कारणता नियम की भी। ये जो सारे प्रश्न हैं कि हम जो जानते हैं, कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, प्रूफ है, एविडेंस है कि नहीं है, बुद्धि की भूमिका कितनी है, यानी माइंड की भूमिका कितनी है, रीजनिंग की कितनी भूमिका है, कितना परसेप्शन या प्रत्यक्ष की भूमिका है, इनकी मिक्सिंग कैसे होती है, भ्रम क्यों होता है, इल्यूजन क्यों होता है, हेलुसिनेशंस क्यों होते हैं, हमारे निष्कर्ष गलत क्यों निकलते हैं, रीजनिंग में गलतियां कब होती हैं, लॉजिक में फेलिसिस कब होती हैं, कौन सी त्रुटियों से हमारे समाज या व्यक्तियों के फैसले गलत हो जाते हैं। इस पूरी ब्रांच ऑफ नॉलेज को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इस पर हम बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि एकेडमिक ज्यादा है, आम आदमी की रुचियों वाला मामला इसमें थोड़ा सा कम है। इसके बाद एक छोटी सी बात और है, उसके बाद आप आज तो फ्री हो जाएंगे, अगली बार जब गिरफ्तारी होगी। तो एक हो गया मेटाफिजिक्स, एक हो गया एपिस्टेमोलॉजी। जो तीसरी ब्रांच है उसके लिए एक शब्द चलता है एक्सियोलॉजी, लेकिन हम 2 शब्दों पर गौर करेंगे। एक्सियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्यों के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज के बारे में। इसकी 2 ब्रांचेस बेसिकली चलती हैं। एक इथिक्स है, आपने इसका नाम सुना होगा, ये तो आईएएस के सिलेबस में भी आ गया है। और एक होता है एस्थेटिक्स। आप कम से कम कुछ ऐसे प्रश्न सुनेंगे तो आप समझेंगे अरे बाप रे, ये बात तो कब से हमारे दिमाग में चल रही थी। एथिक्स है नीति शास्त्र, एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, सुंदरता का अध्ययन। तो एथिक्स का मतलब यह है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कौन से नैतिक नियम ठीक हैं, कौन से नियम गलत हैं, क्या नैतिक मूल्य समय के साथ बदलने चाहिए, मॉरल वैल्यूज चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना पाप है, पर किसी को बचाने के लिए झूठ बोले तो
तब तो पुण्य हो जाता है। क्या नैतिक नियम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए या उनको रिजिड होना चाहिए? ये सब जो प्रश्न है ये इथिक्स के सवाल है। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य पैसा है, पावर है, यही सब है, या उससे बड़ा कोई उद्देश्य है? सबसे बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है? ये इथिक्स का सवाल है। शुभ क्या है? व्हाट इज गुड इन लाइफ? ऐसी कौन सी चीजें जो अपने आप में अच्छी हैं, जिनको अच्छा होने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है? जैसे पावर अपने आप में अच्छी नहीं, पावर का ठीक यूज करेंगे तो अच्छा है, मिस यूज करेंगे तो बुरी चीज है। क्या ऐसा भी कुछ है जो अपने आप में अच्छा है? अगर है तो उसके पीछे हम सबको दौड़ना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीजें एथिक्स की दुनिया में पढ़ी जाती है। एस्थेटिक्स में एक सबसे गहरा सवाल आपने सुना ही होगा। आप सुनते होंगे कि सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है ना? ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो किसी को देख के आपको लगा वो बहुत सुंदर है, और फिर किसी ने कहा ये, और आपने कहा यार ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। तो चलता है, आप लोगों की उम्र में ये हार्मोन ज्यादा होते हैं इस तरह के, तो ये बातें ज्यादा होती हैं इस उम्र में। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविस्टिक एस्थेटिक्स या एस्थेटिक सब्जेक्टिविज्म, कि हर व्यक्ति अपनी नजर से सुंदरता को समझता है। अगर सुंदरता अपनी आंख में थी ही तो उसको देखने की जरूरत क्या थी? आंख में लिए घूमते रहते, तब तो कुछ नहीं हो रहा था बिना उसको देखे। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सुंदरता आंख में नहीं होती, सुंदरता उस व्यक्ति या वस्तु में है जिसको देख के आपका दिल या दिमाग कहता है कि वो सुंदर है। इसको एस्थेटिक्स का ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं। एक तीसरा है एस्थेटिक्स का कल्चरलिज्म। कहते हैं कुछ सुंदर है या नहीं, ये उस कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं। वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगी कि क्या सुंदर है, क्या असुंदर है। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील, सुंदर सब कुछ है। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छे ड्रेस के रूप में देखा है। नॉर्थ ईस्ट के देशों, सॉरी ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है, ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख थोड़ा होती है, कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी। तो हमारी आंख, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह है कि हमारी आंख है। हमारा नजरिया नहीं होता है। हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है, और वो बहुत थोड़ा सा